हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर साहिल वर्मा, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम फिर से बात करने जा रहे हैं 11th क्लास के चैप्टर 8 केमिस्ट्री के रेडॉक्स रिएक्शन, जिसका थर्ड पार्ट और लास्ट पार्ट इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज अ एप्लीकेशन ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? सेल व्हिच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ऐसा सेल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करता है और केमिकल एनर्जी को वापस चेंज कर सकता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सबसे पहले ये सेल 1780 में एल गैल्वेनी और वोल्टा ने मिलकर बनाया था। इस सेल को नाम दिया गया गैल्वेनिक सेल, डैनियल सेल और वोल्टिक सेल। आप इन तीनों में से किसी भी नाम का यूज कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम गैल्वेनिक या डैनियल सेल के नाम से इसे जानते हैं। तो मैं आपको बता दूं इस सेल में वास्तव में है क्या। इस सेल में आपके पास दो चैम्बर हैं, जिसमें एक में जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन भरा हुआ है 1 मोलैरिटी का, और सेकंड है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन विद 1 मोलैरिटी। जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में एक जिंक रोड डिप्ड है, मैंने यहां लिखा है जिंक इलेक्ट्रोड, और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर इलेक्ट्रोड डिप्ड है, और दोनों एक कंडक्टिंग वायर से जुड़े हुए हैं। इन दोनों चैम्बर को, इन दोनों बीकर को, सॉल्यूशन बीकर को कनेक्ट करने वाला है हमारे पास एक साल्ट ब्रिज। वास्तव में साल्ट ब्रिज क्या है? ये ग्लास यूट्यूब है। क्या है? ग्लास यूट्यूब। और ये यूट्यूब उल्टी करके रखी हुई है, मतलब कि इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड है तो इसके अंदर कुछ सॉल्यूशन भरे हुए हैं, जैसे कि KNO3, अमोनियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड विद अगर या जिलेटिन सॉल्यूशन। और इसके जो दोनों पार्ट्स हैं, डाउनवर्ड जो पार्ट्स है इसके, एंट्रेंस और एग्जिट पार्ट जो है, वो दोनों पार्ट ग्लास कॉटन से या नॉर्मल कॉटन से स्टक किए गए हैं, जिससे कि एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो सके। अब देखिए काम कैसे करता है। जैसे ही ये सेल शुरू होगा, जिंक इलेक्ट्रोड से जिंक अपने इलेक्ट्रॉन लूज करना शुरू कर देगा। जिंक इलेक्ट्रोड क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना शुरू कर देगा, और जिंक किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Zn+2 में। दैट मींस जिंक इलेक्ट्रोड का डिप्लेशन शुरू हो गया। जिंक इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो गया। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से फ्लो होकर जाएंगे कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जो कॉपर यानी कि +2 ऑक्सीडेशन नंबर के साथ है, वो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर कंप्लीट कॉपर बनेगा और डिपॉजिट होगा ऑन कॉपर इलेक्ट्रोड, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड क्या हो जाएगी? इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी इसमें। अब जिंक इलेक्ट्रोड जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है, तो ये किसकी तरह काम करेगा? एनोड की तरह काम करेगा, नेगेटिव प्लेट की तरह, बिकॉज इट रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन्स। वेयरएज कॉपर इलेक्ट्रोड जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो वो कैथोड की तरह काम करेगा, पॉजिटिव प्लेट की तरह काम करेगा। अब इस सेल को आप एक फ्लो चार्ट से भी समझ सकते हैं कि जैसे एनोड जो है वो लेफ्ट साइड में है, जहां जिंक कन्वर्ट हो रहा है Zn+2 में। ये जो सिंगल बार मैंने लगाया है ये कन्वर्जन के लिए है, और इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, बिकॉज जिंक इज रिलीजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। वेयरएज ऑन अनदर साइड, ऑन राइट साइड, कॉपर +2 यानी कॉपर +2 जो है 1 mm सॉल्यूशन का जो है 1 मोलैरिटी का, वो चेंज हो रहा है कॉपर में, और रिडक्शन हो रहा है ड्यू टू गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कैथोड की तरह काम करता है, पॉजिटिव पार्ट है। एनोड की तरह काम करेगा लेफ्ट साइड में जो जिंक चैम्बर है, नेगेटिव की तरह। और ये जो मैंने बीच में लाइन बनाई है, ये लाइन है साल्ट ब्रिज को इंडिकेट करते हुए, और इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हुए। इसमें इलेक्ट्रॉन कहां से जाएंगे? लेफ्ट साइड से राइट साइड के अंदर जाएंगे। अच्छा, आप इस सेल डायग्राम को, इस फ्लो चार्ट को आप सेल डायग्राम के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेल डायग्राम को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, आप एक तरफ लिखिए नेगेटिव पोल, एक तरफ लिखिए पॉजिटिव पोल। नेगेटिव पोल में क्या है? जिंक का इलेक्ट्रोड विद ZnSO4 सॉल्यूशन विद बार। बार मतलब ये दो चीजें अलग अलग है, ठीक है। बीच में डबल बार लगाया मैंने, 2 पैरेलल लाइंस लगाई है, ये इंडिकेट करती है आपके साल्ट ब्रिज को। ये आपका लेफ्ट चैम्बर, ये आपका राइट चैम्बर, और बीच में है साल्ट ब्रिज। नेगेटिव पोल जिंक ZnSO4 रखता है, जिसे आप एनोड भी कहते हैं, और पॉजिटिव पोल जो है वो कॉपर सल्फेट और कॉपर रखता है, जिसे आप कैथोड भी कह सकते हो, कैथोड का चैम्बर भी। यहां चेंज क्या हो रहा है? यहां जो जिंक है वो Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है, और जो कॉपर है राइट साइड में, कॉपर +2 जो है वो कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। इसे लर्न करने का एक आसान तरीका हो रहा है लोन और RRCP। लोन मतलब लेफ्ट, L फॉर लेफ्ट, O फॉर
ऑक्सीडेशन, A फॉर एनोड और N फॉर नेगेटिव, whereas R फॉर राइट, R फॉर रिडक्शन, C फॉर कैथोड एंड P फॉर पॉजिटिव पार्ट। तो लोन एंड RRCP से आप इसका पता कर सकते हो। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं हम कि इसके इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ को। ईएमएफ क्या है वास्तव में? ईएमएफ इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू सेल पार्ट या टू चैम्बर्स, या टोटल जो सेल का पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ कहते हैं। तो वो कैसे निकालेंगे? वो होगा हमारा E नोट सेल यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल इज इक्वल टू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ कैथोड एंड माइनस करेंगे उसमें से एनोड का, यानी कि राइट साइड का जो हमारा पोटेंशियल है उसमें से आप लेफ्ट साइड के पोटेंशियल को माइनस कर दीजिए, कैथोड में से एनोड का माइनस कर दीजिए और आपके पास क्या आ जाएगा? सेल का ईएमएफ आ जाएगा आपको। ये लोन और जो आरआरसीपी है ये आपको लर्न करने में सहूलियत देता है जब आप साल्ट ब्रिज का डायग्राम बनाते हो, या जब आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का या डैनियल सेल का, गैल्वेनिक सेल का जब आप डायग्राम बनाते हो तो आपको ये काम आता है लर्न करने में और चैम्बर्स बनाने में। आपको कंफ्यूजन रहता है कि एनोड किस साइड है और एनोड नेगेटिव है या कैथोड पॉजिटिव है, ये सब चीजें, तो इसमें लोन और आरआरसीपी आपको हेल्पफुल रहेगी। इसी में एक चीज और है कि फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को सॉल्यूशन की मोलैरिटी भी इफेक्ट करती है कि सॉल्यूशन की मोलैरिटी जैसे जैसे बढ़ेगी या उसकी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जैसे जैसे बढ़ेगी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो जाएगा? हमारा कम हो जाएगा। दूसरा इसमें है टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी बढ़ेगा क्योंकि मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएगी। कंडक्टर अगर आप अच्छा लोगे तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी आपका अच्छा आएगा। और जहां तक पोटेंशियल की बात है, जिस चैम्बर में ऑक्सीडेशन हो रहा है वहां का पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा और जिस चैम्बर में रिडक्शन हो रहा है वहां का पोटेंशियल क्या होगा? रिडक्शन पोटेंशियल होगा। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस किसके बराबर होगा? टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ गैल्वेनिक या डैनियल सेल के इक्वल होगा, विच इज E नॉट सेल इज इक्वल टू E कैथोड माइनस E एनोड। जैसे कि फैक्टर अफेक्टिंग है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन पे डिपेंड रहेगा। अगर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बढ़ती है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो कम हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल जो है वो भी बढ़ेगा, और कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोड बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी बढ़ेगा। मींस अगर आप एक अच्छा कंडक्टर लेते हैं तो उसका पोटेंशियल भी अच्छा होगा। अब चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है कि रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी E नोट और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो नॉर्मल है सेल का E, इसके बीच में क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले इसके बारे में जो रिलेशन बताया वो जर्मन फिजिसिस्ट नर्नेस्ट ने बताया। मान लेते हैं कोई एक इलेक्ट्रोड की रिएक्शन जैसे M प्लस N है, वो N इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना मेटल बना रहा है। जैसे इसमें आपने एक रिएक्शन पढ़ी कि कॉपर प्लस 2 है, वो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बना रहा है? कॉपर। तो यहाँ M प्लस N क्या हो गया हमारे पास? कॉपर प्लस 2, 2 इलेक्ट्रॉन, N की वैल्यू कितनी हुई? 2, और M हो गया कॉपर मेटल। तो नर्नेस ने एक इक्वेशन दी कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो E नोट प्लस 2.303 RT अपॉन NF log 10 M प्लस की कंसंट्रेशन के इक्वल होगा। अब यहां पर क्या है? R जो है वो है गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। T जो है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, केल्विन में लेते हैं, नॉर्मली 298 केल्विन लिया जाता है। F जो है वो फेराडे कांस्टेंट है 96,500 मोल लीटर इनवर्स इसकी वैल्यू है। एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे इस रिएक्शन में 2 है तो वो हम 2 रख लेंगे, या 3 होंगे तो 3, और M प्लस N यानी कि कॉपर प्लस 2 की कितनी अमाउंट आपने ली है उसकी कंसंट्रेशन, मेटल आयन की कंसंट्रेशन। E नोट हमारे पास होगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्मॉल e है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जब आप इन सब की वैल्यूज पुट कर दोगे यानी कि 2.303 into R 8.314 into T 298 अपॉन में F 96,500, तो सोल्व करने के बाद हमारे पास आएगा E is equal to
ई नोट प्लस 0.0591 अपॉन में n यहाँ क्या ले लेंगे हम 2। अगर आपको ये रिएक्शन दी जाती है तो आप n की वैल्यू 2 लगाओगे, log 10 m प्लस n कंसंट्रेशन आपको दी जाएगी इसकी क्वेश्चन में, कंसंट्रेशन पुट करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। इस चीज को आप दोबारा दूसरी फॉर्म में लिख सकते हो कि अगर log x है और इसे आप log 1/x लिखना चाहते हो तो यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, रिवर्ट का सिंबल। m प्लस n को आप क्या लिख सकते हो 1 अपॉन m प्लस n, लेकिन सिंबल आपको प्लस की जगह बीच में माइनस का देना होगा। तो ये नर्लस्ट ने जो इक्वेशन दी थी, रिलेशन है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी ई नोट और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई के बीच में हमारे पास। और अगर किसी रेफरेंस इलेक्ट्रोड की आप लर्न करते हो, रेफरेंस इलेक्ट्रोड के साथ अगर आप मेजरमेंट करते हो, रिलेशन करते हो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमेशा जीरो लेकर चलते हैं, उसको जीरो लेते हैं। रेफरेंस इलेक्ट्रोड के बारे में मैं अभी आपको बता रहा हूं कि क्या होता है। यस, रेफरेंस इलेक्ट्रोड का मतलब है कि अगर आप किसी एक प्रकार का सॉल्यूशन बनाना चाहते हो, जैसे कि मान लीजिए कॉपर सल्फेट का एक चैम्बर लेता हूं और दूसरा चैम्बर मैं जिंक का ना लेकर एक ऐसे इलेक्ट्रोड का लेना चाहता हूं जिसका पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ जो है वो जीरो रहेगा, तो उसके लिए हम ले सकते हैं नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी कहा जाता है, NHE या SHE। इसे यूज कर सकते हो आप रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह। है क्या ये ग्लास मैंने एक बीकर लिया है जिसमें हाइड्रोक्लोरिक सॉल्यूशन भरा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भरा है, एक एसिडिक सॉल्यूशन ही भरना है हमने, जिसकी मोलैरिटी 1m रखा है। एक ग्लास ट्यूब के अंदर जो कि ऊपर में दो जगह से खुली है, एक यहां से और एक यहां से। ये जगह इसलिए खोली गई है क्योंकि इसमें 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की हाइड्रोजन गैस को फ्लो करवाया जा सके। और जो सेकंड चैम्बर यहाँ, जो सेकंड पार्ट जहां से ये थोड़ा सा खुला है, ये पार्ट इसलिए खुला है कि जो एक्सेस हाइड्रोजन होगी वो बाहर निकल जाएगी। अच्छा, इसमें प्लैटिनम का रोड है जो कि कोटेड है प्लैटिनम ब्लैक से। जब इसमें हाइड्रोजन गैस डाली जाती है तो ये हाइड्रोजन गैस कुछ अमाउंट में प्लैटिनम फॉइल पर, ये जो प्लैटिनम फॉइल है इस पर एडजॉर्ब हो जाती है एज एडजॉर्ब हाइड्रोजन, और जो बाकी हाइड्रोजन गैस है वो पूरे सॉल्यूशन में डिस्पर्स हो जाती है, फैल जाती है। अब ये जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड शी या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं, ये दोनों तरीके से काम करता है, एज ए ऑक्सीडेशन भी और एज रिडक्शन भी। अगर ये ऑक्सीडेशन की तरह काम कर रहा है यानी एनोड की तरह, तो इसमें रिएक्शन क्या होगी, प्लैटिनम पर जो एडजॉर्ब हाइड्रोजन है हाफ H2, वो किस में कन्वर्ट होगा, अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके H प्लस में। यहां क्या हो रहा है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है ये। तो लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है हमारे पास, ऑक्सीडेशन, तो किसकी तरह काम करेगा, एनोड की तरह। और अगर यही इलेक्ट्रोड आप कैथोड की तरह यूज करना चाहते हो किसी रिएक्शन में, कि मान लीजिए मैंने एक चैम्बर ले लिया जिंक का और दूसरा मैं ले लेता हूं हाइड्रोजन का, कॉपर का नहीं लेकर हाइड्रोजन का चैम्बर ले लूं, तो ये किसकी तरह काम करेगा, कैथोड की तरह काम करेगा और रिडक्शन देगा, जैसे कि इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो यहां क्या होगा, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो हाइड्रोजन गैस बनेगी ये यहां से बाहर निकल जाएगी। इस रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, H+1 मोलैरिटी का, यानी कि हाफ H2 बनाएगा ये आफ्टर रिएक्शन। ये जो लाइन है वो रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है कि आफ्टर रिएक्शन क्या प्रोडक्ट बनेगा। और इसी तरह इसको जैसे रिप्रेजेंट किया आपने, हाफ H2 था, उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, रिएक्शन क्या हुई, यहाँ हाफ H2 रिलीज कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन, एज एनोड काम कर रहा है ऑक्सीडेशन, और ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, काम कर रहा है एज ए कैथोड। तो ये इसकी सेल रिएक्शन हो जाती है। तो यही एक इलेक्ट्रोड है जिसको हम यूज करते हैं एज ए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, जिसे नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहा जाता है, क्योंकि बिकॉज इट्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज जीरो, इसीलिए इसका यूज किया जाता है। कि मान लीजिए आपने दो चैम्बर लिए, एक चैम्बर आप जिंक का ले लेते हो जो एज एनोड वर्क करता है और इसे एज ए कैथोड वर्क करवा रहे हो, और मुझे जानना है कि जिंक के चैम्बर का या जिंक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कितना है। तो इसका मुझे मालूम है कि जीरो। जब आप माइनस करोगे कैथोड माइनस एनोड, तो आपका जो सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड है, वो